हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का थंबनेल देख के आपको समझ में आ चुका रहेगा कि आज डिस्कशन किस पे होने वाला है। आज जो डिस्कशन होने वाला है सीए वर्सेस सीएस के सामने। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग की कमेंट्स आ रही थी कि सर सीए करें कि सीएस करें। उसके लिए स्पेशल वीडियोस लेके आया हूँ जहाँ पे मैं यहाँ पे दोनों जो हम लोग हैं, मैं खुद सीएस हिरेन गेड़िया यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सीए गौतम चावड़ा, मतलब वो भी क्वालिफाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मैं भी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो आज जो डिटेल में वीडियो आपको मिलेगा जो बहुत हेल्पफुल होगा आपके डिसीजन में कि वेदर वी आर गोइंग फॉर द सीए और सीएस। कि बहुत सारे बच्चे लोग को देखो आफ्टर कॉमर्स सेक्शन 12th की बात करूं तो 12th के बाद क्या करना है, वो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होता है बच्चे लोग के माइंड में कि सर करे क्या, सीए करे कि सीएस करे। ये क्योंकि अपने कॉमन स्ट्रीम की बात करूं ना सर तो हार्डली देखने जाओगे तो सर दो तीन ही ऐसे जो फील्ड है वो दो तीन ही फील्ड करेक्ट है, दो तीन ही फील्ड है कि सिलेक्टेड है कि जहां पे आप या तो सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, या तो सीए में हो गया और एडवांस में जाओगे तो सीएफए हो गया। तो कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो हार्डली अपने पास 3 या 4 ही डिग्री अवेलेबल है, करेक्ट है। तो आज के जो वीडियोस में हम जो डिस्कस करने वाले प्योर जो डिस्कस करेंगे सीए वर्सेस सीएस के बारे में कि सीए के अंदर क्या क्या कोर्स है, क्या क्या आपको करना है, आर्टिकलशिप क्या होगा, कितने साल का कोर्स है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ये सब चीजें सीएस गौतम सर पढ़ाएंगे और जो पढ़ाएंगे मतलब इंफॉर्मेशन देंगे। और जो सीएस के बारे में जो मैं ऑलरेडी आपको देते रहता हूं मेरे लेक्चर्स के अंदर, बट यहाँ पे तुम लोग को और डिटेल में मिलेगा क्योंकि स्पेशल वीडियो है ये सीए वर्सेस सीए के बारे में। यहाँ पे अपन देखेंगे कि अभी मैंने एक पीडीएफ बनाया है यहाँ पे आपको हेल्पफुल के लिए। ऐसा रहेगा तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे होएगा क्या, लेवल क्या होगे। वंस अगेन फर्स्ट अपन मेरी इतनी रिक्वेस्ट के बाद सर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे इन्होंने अपना क्रूशियल टाइम दिया है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन और डिटेल में चाहिए आफ्टर दिस वीडियो, अगर आपको कुछ डाउट है सीए के बारे में या तो सीएस के बारे में, आप बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, कमेंट्स डाल देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी भी बता देता हूं जिन बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जितने भी आपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिए, लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए और उनको भी बोलो फर्दर शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है बॉस। आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं। अगर आप सीए बन गए, सीएस बन गए तो बहुत ग्लैड होगा, खुशी होगी हम लोगों की भाई हम लोग के थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई आप लोग को। ठीक है, चलो वन बाय वन अपन। First of all, I want to say the Hiren for giving me this opportunity, and this video is mainly purpose for के after 12th और 10th अगर आपको डिसीजन लेना है तो हिरेन क्या होता है कि अर्ली डिसीजन इज बेटर देन लेटर, करेक्ट, बिकॉज 12th के बाद जो करियर चालू होने वाला है आपका correct वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नेक्स्ट 5 years जो है करेक्ट स्टूडेंट्स की लाइफ में वो इंपॉर्टेंट होते हैं। yes. तो प्रोफेशनल कोर्स में जो भी बच्चे जाना चाहते हैं तो वो लोग के लिए मेन ये वीडियो बना रहे हम लोग, yes, ताकि वो लोग डिसीजन ले सके कि आगे क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल किसी को सीए करना है, किसी को सीएस करना है। सो होता कैसा है हिरेन कि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि अंदर है क्या एग्जैक्टली, बिकॉज आफ्टर 12th अंदर मतलब प्रोफेशनल कोर्स में क्या हो रहा है उसका आइडिया नहीं होता है। तो दिस वीडियो इज गिवन फॉर द बेटर आइडिया कि वो लोगों को क्लियरिटी हो और एक रोड मैप बन जाए, करेक्ट है कि आगे मतलब क्या आने वाले ऑब्स्टेकल्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। सो वो ये वीडियो का मेन पर्पस है, करेक्ट। जैसे कि सर ने बोला कि जो डिसीजन लेना है आपको अर्ली लेना है। 12th के बाद जो आपके, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, मैं ये वीडियो आप देखोगे ना मेरे 2 साल 3 साल पहले के भी वीडियो जहाँ पे मैं तुम लोग को बताता हूँ कि जो नेक्स्ट 3 साल 4 साल आपके जो आने वाले हैं वो लाइफ के गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड इसलिए है कि भाई जहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे लाइफ के साथ। मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि आपका फ्रेंड सर्कल में सपोज कि कोई फ्रेंड एंजॉय कर रहा है तो वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि अगर आपको ये 3 साल कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आने वाले जो 30 ईयर है 40 ईयर है आप क्या कर सकते हो, इजीली अपना क्या मतलब एक इजीली कंफर्ट लाइफ जी सकते हो। जो चॉइस इज योर कि आपको ये 3 साल क्या करना है कॉम्प्रोमाइज करके नेक्स्ट 30 ईयर एंजॉय करना है कि ये 3 साल एंजॉय करके नेक्स्ट 30 ईयर कॉम्प्रोमाइज करना है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन होगा आपके लाइफ के कि भाई नेक्स्ट 3 साल 4 साल के बाद आप कहां पे हो। देखो जल्दी डिसीजन लेना है ऐसा भी मैं नहीं बोला कि वो हरी में डिसीजन लेना है।
थोड़ा सोचो, कुछ भी डाउट हो तो मैं सीएस के लिए तो ऑलवेज मैं अवेलेबल हूँ। यहाँ पे अभी सर भी आ चुके हैं सीए के लेके, कोई भी कमेंट्स रहेगी तो सर मेरे को जो एडवाइस देगा मैं आपको बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वरना सर ही कुछ डाल देंगे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मेन पर्पस ये होता है कि जो बच्चे लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं उनको डिटेल में क्या मिले, इंफॉर्मेशन वीडियो मिले। और काफ़ी स्टूडेंट्स हिरेन क्या करते हैं कि फ्रेंड्स ने ये लिया Correct तो मैं वो ले लूं, बट ऐसा करना नहीं है। Yes, आपको yes. खुद का डिसीजन आपको लेना है। तो ये वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एंड देन डिसाइड करो कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है। यस यस, करेक्ट बोला सर ने कि भाई जहाँ पे आपको देखो, बहुत सारे यंगस्टर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मेरा फ्रेंड कर रहा है सीए तो मैं सीए कर रहा हूँ, क्योंकि एक सीए क्वालिफाइड डिग्री आई नो, बट कोई दिखावा करता है मैं क्या कर रहा हूँ सीए कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ सीएस कर रहा हूँ। ऐसा दिखावा नहीं करना है, अपने आप को अपने देखो एवरी बच्चे में अपने आप को स्ट्रेंथ मालूम है, वीकनेस मालूम है। जैसे कि मैंने लाइव सेशन में बोलते रहता हूँ, लेक्चर्स में बोलते रहता हूँ कि मुझे प्रैक्टिकल में मतलब मैथ्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने सीए चूज नहीं किया, इसलिए क्योंकि फाउंडेशन में मैथ्स पहले ही आता है तो वहां पे, और रेशियो जो है सीपीटी का, जो सीएस फाउंडेशन की बात, सीए फाउंडेशन की बात करूं, वहां पे परसेंटेज का फाउंडेशन का रिजल्ट 30-40% ही आता है। तो मुझे मालूम था कि मैथ्स में सबसे ज्यादा फेल होते हैं और मुझे जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, और मैंने 11th-12th में क्या लिया था, एसपी लिया था। तो मैंने सोचा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, मेरी स्ट्रेंथ थियरी थी, तो मैंने क्या चूज किया, सीएस चूज किया। अगर आपकी स्ट्रेंथ प्रैक्टिकल में है या तो मैथ्स है, अकाउंट से, तो आप बिंदास क्या कर सकते हो, सीए चूज कर सकते हो। बट अगर आपको अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं है बॉस, तो प्लीज जाना मत सीए की तरफ। देखो एक ऐसा एक मैं बोल सकता हूँ एक ऐसा दलदल है सीए और सीएस, क्या एक बार आप घुस गए ना सर तो वापस से आना वेरी 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 डिफिकल्ट। सही है ना सर? परफेक्टली सेड। बिकॉज एक बार हम लोग अंदर चले जाते, एक एग्जाम क्लियर हो गया, 2 एग्जाम क्लियर हो गया, राइट, फिर बच्चे क्या हो जाते हैं, बीच में झूलते रहते हैं, अभी हम लोग छोड़ दे कि नहीं छोड़े, बराबर है, वैसा हो जाता है। क्योंकि एक आईसीआई और आईसीएसआई दोनों इंस्टीट्यूट की बात करूं, एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, नो डाउट बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, हम लोग को डिग्री दिया है, हम लोग को एक आइडेंटिटी दिया है उन्होंने, सीए और सीए। बट वो एक ऐसा है कि भाई एक बार आप फेल हो जाएंगे ना, एक अटेम्प्ट लग गया, 2 अटेम्प्ट लगा, बच्चे लोग डिमोटिवेट होते हैं। देखो एक बार 100 बार सोच लेना, कोई भी डिग्री आप चूज करो 100 बार सोच लेना। अगर 100 बार सोचने के बाद यू डिसाइडेड कि भाई मुझे सीए करना है या तो सीएस करना है, बाद में कितनी भी अटेम्प्ट लगे आपको बैक वापस से नहीं जाना है, आपको आगे का ही देखना है, फॉरवर्ड ही देखना है, कुछ भी हो जाए मेरे को क्लियर करना है, ये मोटिव रखना है अपने आप में। अगर देखो अगर ये मोटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो ये प्रोफेशनल कोर्स आपके लिए नहीं है। वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैसे करूंगा, मैं पास होगा, अगर देखो मैं वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, these are the doubts which are clear in this way। करेक्ट। अभी मैं मेरी बात करूं, मेरी और सर की बात करूं, वी आर बोथ आर वर्नाक्युलर मीडियम, हम लोग गुजराती मीडियम से पढ़े। ऐसा नहीं कि पहले तो ये माइंड थॉट हटा दो आपसे कि भाई आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ोगे तो ही आप क्लियर कर सकते हो, अगर गुजराती मीडियम है तो हिंदी मीडियम से पढ़े तो आप सीएस नहीं कर सकते। ये माइंड थॉट रखना ही नहीं है। पहली बात तो अपने आप पे डाउट क्रिएट मत करो, भरोसा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ मस्ट फॉर दिस प्रोफेशनल एग्जाम, और पैशन होना जरूरी है आपके माइंड में। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, अगर ये चीज नहीं है 3 चीज, तो आप ये कोर्स चूज करो ही नहीं। डे 1 पे ही मैं तुम लोग को यहाँ पे बोल रहा हूँ, मत चूज करना अगर आप में हार्डवर्क नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है तो। करेक्ट है सर? ये 3 चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। क्लियरिटी होना एकदम इम्पोर्टेंट है कि मुझे आगे क्या, मतलब आगे जाके क्या करना है, दैट इज़ वॉट इम्पोर्टेंट, एंड देन टेक द डिसीजन कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है। एंड हार्डवर्क तो है ही, ये कोर्स में क्या है कि हार्डवर्क तो मस्ट है, बट एक साइड है कि I am also average student, but 1% is a luck factor। बाकी सब आप देखो, जितना टाइम जो चीज को दोगे वहां से इतना आउटपुट आपको जनरेट होकर मिलेगा। आप अगर खेल कूद में ज्यादा टाइम अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वहां से आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो सेम एज अगर आपका स्टडी में, अगर अभी आज जो टाइम है वो करियर बनाने का है, आफ्टर 12th क्या होता है कि करियर बिल्ड करना है, 5 years के बाद डिसाइड होने वाला है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? सो जितना टाइम जिसको आप दोगे उधर से उतना आउटपुट मिलेगा। और आज अब मैं तुम लोगों को बोल भी देता हूँ कि मैं मेरी एज भी बोल देता हूँ, ये सर की एज भी, वी आर बोथ 26।
आज वो भी 26 पे सीए है, मैं भी 26 पे सीएस हूँ। मतलब मेरा तो मैं तो 23 में सीएस बन गया था। वो तो ठीक है, हार्डवर्क था मेरा, टोटली हार्डवर्क था। लक फैक्टर में मैं कभी भी बिलीव नहीं कर रहा था, मेरा टोटली हार्डवर्क है। सर का भी मैं बात करूँ, टोटली हार्डवर्क है। दिन के वो 12 से 15 घंटा पढ़ रहे थे, जो वो खुद ही बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं भी खुद बोलूँ, मैं भी 12 to 15 आवर्स पढ़ रहा था पर डे। अगर आप में फाइनल एग्जाम में अगर उतनी कैपेसिटी है बैठने की, तो ही ये सब चूज करना। आप बोलोगे लक से मैं पास हुआ, टाइम मस्ट है, टाइम बहुत मस्ट है, करेक्ट है। अगर नहीं दोगे तो ये कोर्स में आने का कुछ मतलब नहीं है, करेक्ट है। ठीक है, चलो अपन कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स क्या होगे सर? ठीक है, सीए के बारे में सर बताएंगे और सीएस के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सीए के साथ। पहला ये 3 लेवल है। सीए में 3 लेवल हो गए, एक तो सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। अभी मैं भी बात करूं सीएस का में, तो सीएस में भी 3 ही लेवल है, फाउंडेशन है। अभी तो वो नाम चेंज हो गया, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट हो गया, वो मस्ट है, देना कंपलसरी है। पहले क्या था कि अगर आप बीकॉम पास आउट हो चुके थे तो आपको वो देने की जरूरत नहीं थी। बट अभी इंस्टीट्यूट ने बोला कि इवन दो आप बीकॉम क्लियर कर रहे हो बॉस, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बट यहाँ पे सीए फाउंडेशन जो कोर्स है, दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम जो सभी बच्चे को देना है। सो यहाँ पे 12th के बाद आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हो, और 12th में मिनिमम 50% होना जरूरी है, राइट? ठीक है, तो फिर और सीए फाउंडेशन, जैसे कि हिरेन ने बोला, सीएस में बीकॉम के बाद आपको देना ही है एंट्रेंस एग्जाम। बट यहाँ पे सीए में कैसा है कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डिसाइड करते हो तो सीए फाउंडेशन आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्शन ले सकते हो इसमें। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम्शन दिया है जैसे सर ने बोला है, बट यहाँ पे कोई एग्जाम्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे आप 12th के बाद भी जा रहे हो या तो बीकॉम के बाद भी जा रहे हो, तो भी आपको एग्जाम देना मैंडेटरी है। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ एग्जाम्शन। बट यहाँ पे क्या है, आपको एग्जाम्शन है। मतलब आप बीकॉम कर ले रहे हो तो आपको ये फाउंडेशन क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। हाँ, यस, ठीक है, सकते हो आप। एंड बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे आर्टिकलशिप आ जाता है। ठीक है, इधर आर्टिकलशिप आ जाता है, इसके वजह से ये वाला क्या किया है, एग्जाम्शन ये लोग ने दिया है, जो इट इज पर्पस कि भाई एग्जाम अगर चालू कर रहे हैं आर्टिकलशिप तो इट इज वेरी लेंदी कोर्स, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाए। ठीक है, चलिए अभी देखो दोनों कोर्स टाइम लेंदी तो है, नो डाउट। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5 से 6 साल लग जाता है, यहाँ पे भी अभी 5 से 6 साल लग जाएगा। सर क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को है ना, मतलब आफ्टर जो सेकंड एग्जाम है सीएस एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे है सीए इंटरमीडिएट बोलते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे ये देने के बाद कंपलसरी इन लोग को लिए 3 साल है, जितना मुझे मालूम है। यस सर, 3 साल का यहाँ पे आपको आर्टिकलशिप है और हम लोग को 2 साल का आर्टिकलशिप है। तो कहा ना का 1 साल का ही फर्क पड़ रहा है, मतलब इतना कुछ मेजर फर्क नहीं पड़ता है। बट इरेन मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि अभी न्यू स्ट्रक्चर आया है इसमें। न्यू स्ट्रक्चर में मैं आगे ऐसा बोलूंगा कि न्यू स्ट्रक्चर में कैसा है कि, ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हम लोग ने दिया है। 1 मिनट, तुम लोग को बेटर होगा क्योंकि मैंने भी यहाँ पे सर की स्पेशल रिक्वेस्ट है, उन्होंने बोला कि एक न्यू स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दे दो। यस, ये रहा न्यू स्ट्रक्चर। यस, दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर, प्लीज जूम आउट। सो न्यू स्ट्रक्चर्स आ गए अभी। न्यू स्ट्रक्चर जो एप्लीकेबल है वो मई 24 से, बिकॉज ये वाले जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियोस, इरेन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनका एग्जाम मई 24 के बाद ही सब आने वाला है। करेक्ट है। सो आई एम मेन फोकसिंग ऑन द न्यू स्ट्रक्चर्स विच इज ICAI नाउ प्रपोज एंड रिसेंट एंड नियर बाय क्लियर होने वाला है। करेक्ट है, राइट। सो इसमें कैसा है कि अभी जो पहले 3 इयर्स का आर्टिकलशिप था, जैसे कि हम लोग ने बताया कि 3 इयर्स का आर्टिकलशिप था अभी ओल्ड स्ट्रक्चर के अंदर। सो नाउ अभी क्या होने वाला है कि अभी वो 2 इयर्स का होने वाला है। ओके, वाओ, वो 2 इयर्स का। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है सीए में अभी जो न्यू लाया है, बट उसी के साथ डिसएडवांटेज भी है। एवरी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसमें पता है? अभी पहले कैसा था कि सीए फाउंडेशन क्लियर किया आपने, राइट? सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट देना होता है। सीए इंटरमीडिएट में अगर आप एक ग्रुप क्लियर हो जाता है, एक ग्रुप क्लियर होने के बाद आर्टिकलशिप आपका चालू कर सकते हो। दिस इज ओल्ड स्ट्रक्चर। क्लियर सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे सर? ओल्ड स्ट्रक्चर कि ओल्ड स्ट्रक्चर में क्या बोल रहे हैं कि सीए इंटरमीडिएट देने के बाद 2 ग्रुप होते हैं, उसमें एक ग्रुप क्लियर करने के बाद यू कैन गो फॉर द आर्टिकलशिप। वो ओल्ड स्ट्रक्चर की बात है। न्यू स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं सर? न्यू स्ट्रक्चर में कैसा है कि दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं। दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आप चालू कर सकते हो। सो एक ड्रॉबैक है भाई, आपका 6 मंथ डिले हो जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि एक ग्रुप क्लियर कर दिया,
सो आर्टिकलशिप आपका चालू हो जाता है, 3 Correct इयर्स है। का जो आर्टिकलशिप है वो चालू हो जाता है, आपका डिले नहीं होता है। देन यू गिव सेकंड ग्रुप और वन ग्रुप Yes, yes. Simultaneously आप दे सकते हो group. सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका आर्टिकलशिप चालू हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब तक आपका 2 ग्रुप क्लियर नहीं होता है, यू विल योर ब्लॉकेज योर टाइम। Correct सो है। दोनों ग्रुप होना क्लियर है। Yes, तो देखो advantage- डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों है यहाँ पे। करेक्ट है। जैसे कि सर ने बोला कि भाई यहाँ पे एडवांटेज तो है 2 साल का, बट डिसएडवांटेज भी है उसका कि यहाँ पे 2 साल का दोनों ग्रुप क्लियर होना है बॉस, तो ही तुम लोग 2 साल के लिए आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। करेक्ट है सर? Yes, तो यहाँ पे एवरी एडवांटेज के सर्टेन डिसएडवांटेज है भाई, तो प्लीज चूज कोर्स वाइजली। हाँ भाई, यहाँ पे हम लोग डिटेल में तो दे देंगे। मैं और एक डिटेल देना चाहूंगा कि कितने पेपर्स होते हैं। करेक्ट है। राइट, तो सीए फाइनल के अंदर अभी करंटली 4 सब्जेक्ट्स है, फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट फाउंडेशंस में है। Okay. सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के अंदर अभी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के अंदर अभी 4 सब्जेक्ट्स है। Okay. बट न्यू कोर्स के अंदर ये हो जाएंगे क्या, 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। दे आर मर्जिंग दैट, सो 2 सब्जेक्ट्स आर रिड्यूसिंग Wow. न्यू कोर्स। वाओ, मतलब कि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स है। यस, तो यहाँ पे सर ने न्यू का भी बताया, ओल्ड का भी बताया, न्यू का मस्त बताया कि 6 हो जाता है। एक बेनिफिट हो गया भाई, जहाँ पे आपको 8 बुक्स पढ़नी थी वहां पे अभी 6 हो रही है। बट they are merging the subjects, Correct. not reducing. Yes. They are advanced accounting ग्रुप 2 में था, वो अभी एक पूरा अकाउंट्स कर दिया। मतलब लाइक ग्रुप 1 में एक अकाउंट्स था, ग्रुप 2 में एक अकाउंट्स था। सो ऐसा 2 सब्जेक्ट था। अभी दे आर नाउ व्हाट कि ग्रुप 2 के अंदर जो अकाउंट्स था वो मर्ज कर दिया ग्रुप 1 के अंदर। समझ So गया, वो समझ एक ही गया। सब्जेक्ट कर दिया। समझ सो गया। बाय रिड्यूसिंग वो बुक्स वाइज रिड्यूस किया है, बट सिलेबस वाइज रिड्यूस नहीं किया है। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। So 6 subjects are there and CA final में there are a CA final में also group 1 and group 2, right? So दोनों में 4 सब्जेक्ट्स है रिसेंटली जो करंट कोर्स है उसके अंदर ओल्ड सिलेबस एंड नाउ CA न्यू स्ट्रक्चर्स के अंदर अभी 6 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं इसके भी। सो ठीक दे है। आर रिड्यूसिंग द सब्जेक्ट्स बट मर्जिंग द सब्जेक्ट्स इन 1 और 2 पेपर्स। करेक्ट है, मतलब Right. सर ने बोला कि पेपर वाइज कम हो रहा है, बट पोर्शन वाइज कुछ कम नहीं हो रहा है। अभी मेरे यहाँ पे भी बात करूँ फाउंडेशन के अंदर, यहाँ पे भी 4 से आपको बुक्स पेपर्स होते हैं। और यहाँ पे एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पे जितना मुझे मालूम है सर, जितना इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, Yes. कि जहाँ पे यहाँ पे 200 मार्क्स की एग्जाम्स होती है, जहाँ पे 100 मार्क्स का आपका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया एंड 100 मार्क का थियरी पेपर है एंड 100 मार्क का एमसीक्यू पेपर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, सीएस एग्जीक्यूटिव में एक एडवांटेज ये है कि जहाँ पे आपको जो 200 मार्क्स का क्या है, आपको 400 मार्क्स का सॉरी, आपको क्या है, आपको एमसीक्यू है। मतलब यहाँ पे थियरी प्लस एमसीक्यू है, और यहाँ पे टोटली क्या है, एमसीक्यू है। तो उसके विषय से भी आपको क्या करना है, थोड़ा सोचना है कि मेरे को थियरी वाला चूज करना है। नो डाउट, देखो ये सब 1 टाइम्स एग्जाम में एक बार क्रैक हो गए तो वो क्लियर, मतलब आपको वापस से पीछे जाके देना नहीं है कि अगर सपोज कि आप इंटरमीडिएट में अटक रहे हो तो फाइनल में अटक रहे हो तो वापस से आपको कोर्स रिवाइज बैक नहीं करना है। मतलब जो पास हो गया वो पास हो गया, वो पास हो गया बाद में, पास इज पास। यस, तो यहाँ पे भी सेम ही है। और सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो यहाँ पे भी 8 सब्जेक्ट्स है, सब टोटल थियरी है, 1-2 सब्जेक्ट खाली एफएम एंड ऑल क्या है आपके प्रैक्टिकल हो गए। और प्रोफेशनल लेवल की भी बात करूँ तो 9 पेपर्स हैं। तो ऐसे करके देखने जाओगे तो पोर्शन वाइज सीए और सीएस सेम ही है, पेपर वाइज थोड़े कम ऊपर नीचे हुए। नो डाउट, इन्होंने जैसे बोला कि मई में 2024 में ऑलरेडी नया पोर्शन लॉन्च किया है, जैसे कि हम लोग का भी इन प्रोसेस चल रहा है कि न्यू पोर्शन अपकमिंग ICSI जो लाने वाली है, तो जो भी जैसे भी अपडेट्स आएगी मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ये हो गई लेवल्स की बात। इधर यहाँ पे और एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे जो अपना MCQ है, जो इधर जो MCQ सब्जेक्ट है उसमें कैसा है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग मींस आपने अगर गलत आंसर दिया है तो 0.25 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, देखो ओवरऑल मार्क्स। यस सो अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे, कि बेटर क्लियरिटी होगा और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो भी है वो अगर बेटर होगा तो दिस आर द एग्जाम्स विच आर इजीली क्रैक, नॉट आई एम सेइंग इजीली, बट if you're doing the your whole time in the study, then these exams are very
नॉट डिफिकल्ट और मॉडरेट टाइप। Correct, आपको correct, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट हाँ अगर आपने स्टडी नहीं की है तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। करेक्ट yes. करेक्ट है। देखो मैंने तुम लोगों को जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बोला, स्टार्टिंग के वीडियोस में बोला कि भाई डेडिकेशन होना जरूरी है, वर्किंग हार्ड होना चाहिए और डिसिप्लिन होना जरूरी है। कोई भी कोर्स चूज कर लो, सीए वर्सेस सीएस के अंदर आप दोनों में डेडिकेशन होगा तो ही सर वो क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये बात कर लिया अभी लेवल्स की। अभी ड्यूरेशंस की बात आ जाती है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन है। मैंने तुम लोग को बोला कि भाई 1 साल का कुछ फर्क रहेगा, अदरवाइज ड्यूरेशन सेम ही है। जैसे कि यहाँ पे सीए में देखोगे तो 6 महीने का ड्यूरेशन है, सीएस में 8 महीना का है, इंटरमीडिएट में 10 महीना का है, 10 to 12 months यस। का है। हम लोग को अभी 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है, मतलब एक एग्जाम देने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम 9 मंथ के बाद ही दे सकते हो। तो दीज आर द यहाँ पे मैं और एक चीज क्लियर करूंगा कि अभी यहाँ पे 2 रूट है। सीए में कैसे होते हैं कि 2 रूट है, एक तो डायरेक्ट रूट एंट्री और एक होता है सीए फाउंडेशन एंट्री, राइट। सो जिसने 12th की बात किया है उसको तो ये कंपलसरी देना ही है एग्जाम, ओके राइट। ये एग्जाम आपको कंपलसरी देना है, बट अगर आपने बीकॉम के बाद चालू किया तो डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट दे सकते हैं। बट हावेवर अभी जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर कैसा है कि उसके अंदर ऐसा है कि आपको 9 मंथ्स का आर्टिकलशिप पहले चालू करना है। आर्टिकलशिप आपको पहले ही चालू कर देनी है अगर आप बीकॉम के रूट के थ्रू जाते हैं। बट यहाँ पे अपना मेन टारगेट है 12th के स्टूडेंट्स के वाले, करेक्ट है, राइट। बट मैं जनरली ये आइडिया दोनों चीज बताते आ रहे सर कि अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो ये फाउंडेशन देना मैंडेटरी है। अगर आप बीकॉम के बाद जा रहे हो उसका भी बता रहे हैं यहाँ पे सर कि अगर बीकॉम के बाद के थ्रू जाते तो आप अपने को 9 मंथ्स का आर्टिकलशिप करना जरूरी है। मतलब फर्स्ट आपको बीकॉम के बाद आर्टिकलशिप चालू करना है और हम लोग का जो एडवांस आईटीटी होता है, आईटीटी एंड जीएमसीएस जो होता है वो आपको फर्स्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो। 9 मंथ्स का आर्टिकलशिप कंपलसरी है। हावेवर इन न्यू स्ट्रक्चर्स के अंदर भी डायरेक्ट एंट्री रूट अवेलेबल है। हावेवर उसके अंदर कैसा है कि दोनों ग्रुप क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर दोनों ग्रुप क्लियर होना चाहिए। बट कैसा है कि दोनों ग्रुप क्लियर करने के लिए आपको 8 मंथ्स मिनिमम स्टडी पीरियड उसमें रखा हुआ है न्यू स्ट्रक्चर्स के अंदर। अगर कोई डायरेक्ट एंट्री से जा रहा है तो उसको आर्टिकलशिप तो चालू कर सकते नहीं है क्योंकि दोनों ग्रुप क्लियर नहीं है उसका। सो यहाँ पे 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड वो लोग ने रखा है कि 8 मंथ्स तक आप सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे सकते हो। करेक्ट। सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे सकते हो। सीए इंटरमीडिएट 8 मंथ्स के बाद आप सीए इंटरमीडिएट परस्यू करो, दोनों ग्रुप क्लियर करो एंड देन यू विल स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। ठीक है। एंड देन सीए फाइनल के लिए 2.5 इयर्स का आर्टिकलशिप, राइट। लाइक आपको फाइनल के पहले मतलब 5 मंथ्स पहले लीव्स मिल जाता है। देयर आर आर्टिकलशिप इन विच दे आर प्रोवाइडिंग सम रिलैक्सेशंस, लाइक इतने डेज के लिए आप आर्टिकलशिप से छुट्टी ले सकते हैं। करेक्ट। मतलब एक टाइप का बोल सकते हो कि स्टडी छुट्टी रहेगी आपकी स्टडी के लिए। मतलब हाँ वो तो सीएस भी देता है कि भाई आपको कुछ मंथ में 4 छुट्टी मिलती है, ऐसा कुछ तो है जितना मुझे याद है कि 4 मंथ में 4 छुट्टी आपको स्टडी के लिए मिलती है। ओवरऑल कुछ 2 साल में 72 आपको क्या मिलती थी, छुट्टी मिलती थी। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, नोट डाउन करके रखनी है कि भाई 3 साल का प्रॉपर आपको प्लान है, उसके अंदर स्टडी की अभी छुट्टी है, सिक लीव्स भी होती है सर्टन, वो सब चीजें क्या है अवेलेबल हो जाती है। दिस कोर्स आर नॉट ओनली स्टडी बेस्ड, करेक्ट है। दिस इज टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप कितना टाइम किधर दे रहे हो, क्योंकि कैसा होता है कि फाउंडेशंस क्लियर हो गया सीए आर्टिकलशिप, सीए इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप जो चालू होता है उसमें कैसा होता है कि कॉलेज भी चालू होता है, कॉलेज का भी एग्जाम होता है, बराबर। एंड साथ में अपना स्टडी जो रहता है, स्टडी प्लान जो सीए का प्रोफेशनल कोर्स का जो आपका क्लासेस है एंड जो भी स्टडी है तो वो सब मैनेज आपको करना पड़ेगा। करेक्ट है। मतलब आपको प्रॉपर दोनों हैंडल करना है, कॉलेज भी हैंडल करनी है और स्टडी भी। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। ठीक है, प्रोफेशनल एग्जाम में ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा बॉस, वरना ये 9 महीने में थोड़ी खत्म होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समंदर है भाई, दलदल है, एक समंदर, बड़ा सा समंदर है कि भाई वो 9 मंथ में 10 मंथ में पूरा सिलेबस नहीं खत्म होने वाला है, उसके लिए मैनेज करना पड़ेगा। और उसमें भी स्पेशली मैं बात करूँ टैक्स, जितना मेरे सीएस में भी टैक्स एंड ऑल था, मतलब एक टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, तुम लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, टैक्स एक ऐसा दलदल है, समंदर है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, सीमित ही नहीं है। स्पेशली डायरेक्ट टैक्स, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स, करेक्ट, कोई लिमिट ही नहीं है सर। मतलब इतना लेंथी है कि मतलब जितना पढ़ो उतना डिटेल पढ़ो उतना, मतलब पढ़ते ही जाओ कि कोई रिवाइज करोगे। करेक्ट, स्टॉप
है ही नहीं, वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं, स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है, जहां पे आपको डिटेल में पढ़ते रहना है। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वीडियो के एंड में मैं स्ट्रेटेजी भी दूंगा कि कैसा पढ़ना है। करेक्ट, मतलब आप लोग के लिए अगर आप परस्यू कर रहे हो सीए तो सर एक स्पेशल आपको एडवाइस भी देंगे, व्हिच आई फॉलो। करेक्ट है। सर ने देखो, मैं अभी तुम लोग को बताता हूं, सर ने तो विदाउट क्लासेस सीए क्रैक किया है, मतलब एक ग्रेट अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट ही बोल सकते हो। बिकॉज सीए डिग्री क्रैक करना इज ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज वहां पे खाली पास होना है, वहां पे परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, मतलब वहां पे 60% आता है, 70%, वहां पे पास होने के लिए 50% चाहिए। अगर 50% आ गया, यू आर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी या तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब वहां पे खाली पास होना ही एक क्या है, बड़ा टास्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जहां पे तुम लोग को ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि भाई यहाँ पे आपको फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं और यहाँ पे CS EGT बोलते हैं। यहाँ पे ईडन में करेक्ट करूंगा कि सीए के अंदर, सीए फाउंडेशंस के अंदर क्या होगा कि 400 का चार पेपर होगा, तो 4 पेपर 100 400 मार्क्स का पेपर होगा, 200 आना जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग आई एम करेक्टिंग दैट इन ईच सब्जेक्ट अगर आपको 60 के ऊपर आता है, if you earn the 60 marks in one single paper, 100 में से 60 आ गया, then you will get the exemption. So basically यहाँ पे कैसा होगा कि फॉर एग्जांपल मैं मानूँ कि 1 2 और 3 और 4 पेपर है, राइट, उसमें से फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें 60 आया, राइट, और बाकी सब में मेरे को 30 है और समथिंग, तो अराउंड मेरा हुआ 150, ओके, टोटल हुआ मेरा 150 हुआ। सो आई एम नॉट क्लियरिंग द CA, बट हाउएवर आई हैव स्कोर इन 60 in one paper. So next time आपको क्या करना है, आपको ये 3 ही पेपर देना है। समझ गया, समझ गया। This one paper is exemption for 3 attempts. Next 3 attempt के लिए आप नहीं दे सकते हो। अगर ये 3 attempt आपका गया, उसके बाद आपको चारों के 4 पेपर वापस से देना। सेम CS में भी है कि ऐसे 4 पेपर है। अगर आप सपोज कि फॉर एग्जांपल एक भी पेपर में 60 लाते हो तो यू गेट एग्जेम्पशन, मतलब आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट ही देना है। नॉट ओनली इन सीए फाउंडेशन या तो CS फाउंडेशन, सीए का पूरा कोर्स, मतलब एग्जीक्यूटिव हो गया, CS का भी एग्जीक्यूटिव हो गया, फाइनल्स हो गए, सेम सीए में भी फाइनल्स हो गए। अगर आपको एक पेपर में भी 60 ईच लेवल, अगर आपको एक भी पेपर में 60 अप आ रहा है बॉस, तो आप एग्जामिशन ले सकते हो। जैसे कि सर ने बोला कि बाद में 3 अटेम्प्ट तक ही ले सकते हो, मतलब नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट में आपको पूरा कोर्स क्या करना है, क्लिक करना है, मतलब क्रैक करना है, अदरवाइज आपको वापस से वो पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। यस ऑफ कोर्स। आगे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन दे सकता है सीए और CS। चलो देखते हैं यहाँ पे सीए के बारे में क्या लिखा है सर, पढ़ो सर। कैंडिडेट को क्या करना है कि 10th और 12th के बाद वो लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। 10th के बाद क्या होता है कि 10th के बाद आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब कि आप जब तक 12th पास नहीं होते तब तक वो रजिस्ट्रेशन, मतलब प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 12th होना जरूरी है एंड मिनिमम 50% आना कंपल्सरी। ये भी एक नोट डाउन करके रखिए यहाँ पे बच्चों लोग। 50% आपको एग्जाम में जो HSC बोर्ड है और जो भी CBSE लेवल का जो भी बोर्ड है 50% आना कंपल्सरी 12th के अंदर, एंड देन योर रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर्ड एज अ फुल रजिस्ट्रेशन सर, प्रोविजन से निकल जाएगा। आफ्टर मिनिमम 12th जो 50% का मैंने क्राइटेरिया बता दिया, there is a no age restrictions for applying for the CA foundations course. यहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। however 12th का डाल दिया है तो 12th ऑफ कोर्स ठीक है, जो भी एज है, मतलब यहाँ पे 12th में जो भी एज रहेगा ठीक है, वो एज के हिसाब से आपका जो भी रहेगा वो, बट एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेम लाइक CS के लिए भी, बट यहाँ पे CS के लिए तुम लोग को बता देता हूँ कि 12th के बाद ही दे सकते हो, बट यहाँ पे आपको 50% लाना जरूरी है 12th में। और यहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला कि CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस देना इज मैंडेटरी इफ यू आर क्वालिफाइड एज अ, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी आपको देना जरूरी है। ऐसा एग्जामिशन नहीं है जैसे CA में है, मतलब BCom के बाद यू कैन गो फॉर द इंटरमीडिएट, बट यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे तो देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे सर, यहाँ पे लिखा है who should study, कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन ऑडिटिंग, मतलब जिसको ऑडिट में इंटरेस्ट है, टैक्स में इंटरेस्ट है या तो अकाउंट्स में इंटरेस्ट है वो। सो यहाँ पे मैं एक और एक चीज क्लियर करूंगा, बिकॉज 12th के जो स्टूडेंट उनको अभी ये सब वर्ड्स सब नए नए लगते रहेंगे। करेक्ट है सर। टैक्स क्या है, लाइक टैक्स क्या है, ऑडिटिंग क्या है, राइट। सो दिस आर द अकाउंटिंग एक बार आपने 11th और 12th में पढ़ा भी होगा, सो यू आर नोन अबाउट समथिंग, बट दिस आर द न्यू वर्ड्स विच आर कमिंग इनटू दिस CA कोर्स। सो बेसिक इंट्रोडक्शंस में दे दूंगा कि क्या होता है। सो ऑडिट इज नथिंग बट
जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं कंपनीज के, जो भी फाइनेंशियल्स बनते हैं, तो वो कंपनी वाले तो बोलेंगे कि सब बराबर है, राइट? कंपनी वाले तो खुद को तो बोलेंगे नहीं सब बराबर प्रॉफिट आ रहा है। सो इंडिपेंडेंट जो भी पर्सन होता है जो सीए को दिया है, सो ऑडिट करेगा वो फाइनेंशियल्स को, राइट? मतलब चेक करेगा एंड ही गिव्स द ओपिनियन वेदर दीज आर ट्रू एंड फेयर, राइट? सो दीज आर द रिपोर्ट जनरेट होगा जो पब्लिकली बीएससी और एनएससी में क्या होता है, अपलोड होता है, एंड सीए क्या करता है कि उसको साइन करता है, विच मीन्स दैट दिस फाइनेंशियल्स आर ऑडिटेड बाय द सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिविजुअल साइन और फर्म साइन, राइट? सो ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ पे आपको सब चेक करना है कि वेदर बराबर जा रहा है कि नहीं। एंड अनदर थिंग्स इज टैक्स। सो टैक्स क्या है, बेसिकली इज नथिंग बट द रेवेन्यू विच इज जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू आता है वो किसके थ्रू आता है, वो टैक्स के थ्रू आता है, which is known by two source. This is DT, which is direct tax and indirect tax. अभी मैं डिटेल में कुछ इसमें मैं आपको पूरा लेक्चर बड़ा वीडियो बन जाएगा। So direct tax and indirect tax, these are the main source which is generated by the government through tax, right? So ये टैक्स है, यहाँ पे पूरा लॉ बनाया गया है, तो लॉ के हिसाब से क्या करना है अपने को, टैक्स गवर्नमेंट को फॉलो करना है, सबमिट करना है। सो दीज आर द टू फील्ड विच इन यू सीए कर सकता है। मेन एडवांटेज है कि यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो खाली साइन कर सकता है सीए, उसके सिवा किसी को इसमें इसको किसी को भी दिया नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। ओनली सीए विल साइन द फाइनेंशियल्स, भी दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सो हर एक कंपनी को अपना फाइनेंशियल्स ऑडिट कराना ही पड़ता है। अगर आप सीए ज्वाइन करते हो तो वहां पे क्या होगा कि दिस आर द फील्ड इन विच यू बिल्ड योर करियर इन फ्यूचर, दिस आर द अपॉर्चुनिटी विच इज गिवन बाय दिस कोर्स। यस, तो अभी सीएस के बारे में बात करो तो सीए इज ऑल्सो वन ऑफ द वेल नोन कोर्स है कॉमर्स सेक्शन के अंदर, जहाँ पे पूरा थियरी होगा, जहाँ पे अगर आपको लॉस के बारे में, लीगल मैटर के बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्स चूज कर सकते हो। इसके अंदर भी सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, मेजोरिटी कॉर्पोरेट लॉ एंड लेबर लॉ आप क्या करोगे, आप इधर कवर अप करोगे। तो ये बात हो गई जस्ट स्टडी और स्कोप के बारे में। अभी आ जाते हैं सर मेन मुद्दे की बात। ये इंपॉर्टेंट सबके लिए अल्टीमेट गोल्स यही है सर। वो तो ठीक है, कोर्स भी सर ठीक है, कमा कितने लोग हैं हम लोग, कमाएंगे कितना। यहाँ पे मैंने एक रफली फिगर जो मैंने ऑन एन एवरेज जो बोल सकते हो, जो फ्रेशर अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है, दिस आर द बेसिक रेट विच आर गिवन टू एवरेज ओवरऑल, जनरली बात कर रहा हूँ, विच इज गो बियॉन्ड ऑल्सो, बट दिस आर द एवरेज। सो अगर आप रैंक लाते हो तो मिनिमम 22 या 25 पैकेज मिलते रैंकर्स को पर एनम भाई पर एनम है, दिस इज द पर एनम फिगर्स, करेक्ट है। So these are the rankers. So depending on articleship आपने कहाँ से किया है, so these are the matter also, articleship is also matter in the CA course, कि आपका articleship कहाँ से हो रहा है, आपका experience कहाँ से हो रहा है। So based on that, अगर आपका अच्छा articleship Big Four से किया है, अगर आप Big Four से करते हो, EY, PwC, KPMG, वहाँ से अगर these are the big firm, audit firm, which are the main stream for CA only, which are the overall world, these are the big four which are ठीक है, but right. So these are the package for rankers and these are the package for general students which are pass. So minimum आपको 8 lakhs to 10 lakhs इंडस्ट्री में मिल ही जाएगा आफ्टर क्लियरिंग योर कोर्स। अगर आप खाली जॉब करना चाहते हो देन दिस आर द, एंड अगर प्रैक्टिस है स्काई इज अ नो लिमिट। प्रैक्टिस में आप किधर से कहाँ तक भी जा सकते हो, राइट? सो मिनिमम दिस आर द इंडस्ट्रीज पैकेज विच इज ऑफर बाय द कंपनी। ठीक है, हम लोग की वैल्यू थोड़ी डाउन है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का वैल्यू जो है 5 से 6 लाख है स्टार्टिंग, बट नो डाउट है, जैसे कि सर ने बोला कि भाई वो तो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो, आपको कितना नॉलेज है, डिपेंड करता है, पूरा जो डिपेंड करेगा ना इन फ्यूचर में आप क्लियर हो। देखो दिस आर द ओनली अ पेपर बेस्ड डिग्री, एक बार आप क्लियर हो जाने के बाद जो रियल गेम शुरू हो, आपको लग रहा है कि भाई सीएस क्रैक कर लिया, मैं राजा बन गया, ऐसा नहीं होगा, बहुत बाद में तो आफ्टर दैट बिकॉज़ एक रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। करेक्ट, वी आर द प्रोफेशनल्स, सो एक रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है हम लोग के ऊपर, और जो भी हम लोग को देखते हैं वो अलग नजरिए से देखते हैं। यू आर द सीए, सो यू आर द सीएस, सो अपने ऊपर गवर्नमेंट ने भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी से होना चाहिए। एक कोर्स को टफ किया है बिकॉज ऑफ दैट कि जो भी बंदा यहाँ से निकल के आ रहा है एक्सपर्ट हो जाएगा, इसीलिए कोर्स को टफ
टफ किया है, बिकॉज अगर सब लोग पास हो जाए बीकॉम जैसे होने लगेंगे तो फिर वैल्यू क्या रहेगी। करेक्ट है। सो ये कोर्स इसीलिए इतना टफ किया है, मैनेज सब टाइम मैनेज करके आपको करना है, इसीलिए ये वाले कोर्स को इधर टफ जैसा थोड़ा स्ट्रक्चर्स किया है, राइट। और यहाँ पे भी जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, इंटरनल ऑडिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी सेक्टरल ऑडिट है। कंपनीज एक्ट के अंदर कैसा है कि सम टर्नओवर एक्सीड होता है तो सेक्टरल ऑडिट भी होता है, जो कंपनी सेक्टर ही कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली सीए और वो दोनों का एडवांटेज है। इट इज डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से उसमें जाना चाहते हो। वो प्योरली आपका ही डिसीजन होगा। ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग, बाकी जो भी डिसीजन लेना है आपको ही लेना है कि भाई मुझे सीए के अंदर जाना है कि सीएस के अंदर जाना है। स्ट्रक्चर वाइज, पेमेंट वाइज भी तुम लोग को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बाद में अल्टीमेटली बिजनेस करना है तो यू कैन चूज योर प्रोफेशनल, मतलब आप खुद का पीसीएस चूज कर सकते हो या तो पीसीएस चूज कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिसिंग सीए बन सकते हो आप, या तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। और यहाँ पे भी सेम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कर सकते हो और सर्विसिंग चार्टर्ड अकाउंट। सर्विसिंग मतलब आप अगर जॉब कर रहे हो तो यू आर द सर्विसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इफ यू आर ऑब्टेन द सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देन यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। दो में से एक ही चीज कर सकते हो। यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करूंगा, दोनों एक साथ में नहीं कर सकते। आइदर यू चूज द सर्विस और आइदर यू चूज द प्रैक्टिस। करेक्ट, सेम लाइक यहाँ पे भी सेम ही है कि आइदर यू चूज द प्रैक्टिस या तो आप क्या कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो। अभी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट आई थिंक सो लास्ट स्लाइड है, यस। बाद में आपकी स्लाइड है न्यू चेंजेस क्या है वो आप डिस्कस कर लेना। बाद में यहाँ पे लास्ट स्लाइड ये है, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है, क्या कहाँ पे आपका मतलब मेन रोल होगा, ये बात यहाँ पे करेंगे। सीए के बारे में देखेंगे तो सर बताएंगे क्या क्या रोल है यहाँ पे। सो सीए के अंदर इंटरनल ऑडिट एक स्ट्रीम है, इंटरनल ऑडिट। सो बेसिकली यहाँ पे मैं हिरेन थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या होता है इंटरनल ऑडिट एंड ऑल, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले। अगर मैं ऐसे बोल दूंगा कि खाली इंटरनल ऑडिट है तो दे आर लाइक इसमें क्या रहेगा। सो सम पिक्चर्स वी हैव टू गिवन द स्टूडेंट्स। तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट नथिंग बट आप डीमार्ट में गए होगे दोबारा। सो बिलिंग जो भी होता है, जो भी बिलिंग हो रहा है, जो भी वहाँ पे जो भी लगाया जाता है, करेक्ट है। These are the controls which are checked by regularly CA इंडिपेंडेंट जो भी CA रहता है वो चेक करता है कि जो भी कंट्रोल सेट किए, लाइक चोरी हो जाता है। करेक्ट है। अभी डीमार्ट में गए तो कोई भी सामान उठा के जा सकता है, बट आप लोग आपने देखा रहेगा कि डीमार्ट के अंदर वो बाहर वॉचमैन खड़ा रहता है, उस टाइम मारता है, फिर आपको बाहर जाने देता है। करेक्ट है। तो दीज आर द कंट्रोल विच आर सेट बाय द इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिट सेट करता है कि जो भी चोरी हो रहा है वो कम हो सके, ताकि लॉस कम हो सके। नाम में लिखा है इंटरनल, मतलब जो भी अंदर की जो बातें हैं, अंदर का जो मैनेजमेंट है वो कैसे मैनेज होगा, वो सब चीजें इंटरनल ऑडिटर करता है। फिर आ जाता है टैक्स ऑडिट। जैसे कि मैंने बताया कि रेवेन्यू जो भी जनरेट होता है, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास से, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। तो सब लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी एंटिटी होती है, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो टैक्स इविशंस करते हैं, मतलब टैक्स का चोरी करते हैं। सो गवर्नमेंट आर ऑन उन पे आई बनाए रखे ताकि उसका टैक्स ऑडिट होना जरूरी है, ताकि इंडिपेंडेंट आके चेक करे कि जो भी रेवेन्यू उसने जनरेट किया वो प्रॉपर जनरेट किया है। रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगने वाला है। अगर मैं रेवेन्यू कम दिखाऊंगा तो मेरा इनडायरेक्टली टैक्स कम आएगा। सो ये टैक्स ऑडिट भी रखा है, तो वहाँ पे भी अपने को टैक्स ऑडिट सीए कर सकता है, और फिर क्या होगा कि क्लियर होगा पूरा। करेक्ट है। देन आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट ये सब लॉ अलग अलग है, सबके लॉ अलग अलग है, डिफरेंट ऑडिट है। इनकम टैक्स आप पढ़ोगे, सो इनकम टैक्स के अंदर टैक्स ऑडिट दिया है। कंपनीज एक्ट में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट का जिक्र किया है, राइट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नथिंग बट जो भी अकाउंट्स बनाते हैं कंपनी, राइट। सो वो कंपनी का जो भी अकाउंट्स है वो पूरा चेक किया जाएगा कि प्रॉपर हुआ है कि नहीं, करेक्ट, एंड प्रॉपर प्रॉफिट आया है कि नहीं। सो ताकि जो भी आज इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये जो भी कंपनी हो कितना प्रॉफिट आगे जाके हो सकता है, उसका पी रेशियो क्या है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है। सो विच आर डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल्स। सो फाइनेंशियल्स अगर प्रॉपर नहीं रहेंगे तो जो भी यूजर्स है, जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं होगा एंड डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होगा नहीं। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट उसी पर्पस के लिए किया जाता है कि जो भी प्रॉफिट है कंपनी का, जो भी रेशियोज है कंपनीज के, वो प्रॉपर है कि नहीं, कोई उसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। अगर फ्रॉड होता है तो पता है क्या होता है कि मार्केट क्रैश हो जाता है। किसी कंपनी का फ्रॉड पता चला, मार्केट क्रैश हो जाता है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल्स आर सफर कर लेते हैं, अल्टीमेटली इन्वेस्टर ही सफर करते हैं, सुसाइड भी होता है। These are the streams which is very crucial and इस पे फाइन्स एंड पेनल्टीज भी रखे हुए हैं अगर कोई भी फ्रॉड होता है, सीए अगर इंक्लूड होता है तो। दिस आर द स्टैट्यूटरी ऑडिट, राइट। फिर फाइनेंशियल्स कंट्रोल क्या होता है, इज नथिंग बट
some roles in the companies which are controlled by the CA, financials market में क्या होना चाहिए, investments किधर होने चाहिए. तो these are the decision taken by the CA which are gain the knowledge which are pursuing the course. फिर tax consultancy is nothing. जो भी गवर्नमेंट नोटिस डालते हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हम लोग ने बराबर टैक्स भरा नहीं है तो गवर्नमेंट नोटिस देती है, तो वो नोटिस का रिप्लाई देना जरूरी है. अगर आज मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने नोटिस डाला है, सो वो नोटिस का रिप्लाई देना जरूरी है. सो अगर आपने टैक्स इवेशन नहीं किया है तो आपको प्रॉपरली गवर्नमेंट को समझाना है कि मैंने क्यों नहीं किया, रीज़न क्या है, ड्राफ्ट करना है पूरा. सो वो टैक्स कंसल्टेंट के पास आप जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो कि कंसल्टेंसी ले सकते हो. तो विच आर दिस आर द मेन जो बहुत पैसा भी देता है टैक्स कंसल्टेंसी के. आज जो GST जो न्यू आया है, जो GST की वजह से लॉ इज़ वेरी न्यू एंड टैक्स कंसल्टेंसी इज़ अ मेन फोकस एंड वेरी रेवेन्यू जनरेटिंग थिंग्स in tax consultant. Then financials analysis is nothing but the जो भी इन्वेस्टमेंट्स पर्पस के लिए हम लोग जो भी कंसल्टेंसी देते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए मार्केट में, सो AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो फाइनेंशियल एनालिस्ट को रखते हैं. एंड फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है कि कंपनी में जो भी फ्रॉड हो रहा है वो पता नहीं होना चाहिए ओनर को, क्योंकि कुछ फ्रॉड हो रहा है और आपको उसका ऑडिट करके आपको प्रूफ लेके आना है कि ये कंपनी में कुछ तो फ्रॉड हो रहा है. और ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है फॉरेंसिक ऑडिट एंड ऑल, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज फ्रॉड्स करते हैं. सो फ्रॉड्स को कैसा पकड़ना है वो फॉरेंसिक ऑडिट में आपको पता चलेगा कि क्या होता है. एंड दिस आर द नॉट लिमिटेड ओनली, there is a lot of opportunity because we are not पूरा वो सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डाल नहीं सकते, but these are the main stream which is right now discuss. yes. अभी CA के बारे में इतना सब जान लिया सर से, अभी CS के बारे में भी देख लेते हैं. लीगल एडवाइजर्स के फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो. मतलब लीगल के मतलब कोई कंपनीज एक्ट के बारे में आपको जरूर नहीं कि एवरी पीपल्स को थोड़ी मालूम है कि भाई कंपनी कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कंपनीज एक्ट क्या होता है उसको थोड़ी मालूम है. तो वो किसके पास आएगा, एक्सपर्ट के पास. और एक्सपर्ट कौन है, हम लोग ही है. तो वो जो लीगल एडवाइस करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर भी वेरियस ऑप्शंस हैं कि प्राइवेट कंपनी खोलनी है, पब्लिक कंपनी खोलनी है, 1% कंपनी खोलनी है, सेक्शन 8 कंपनी खोलनी है, मतलब फाउंडेशन कंपनी खोलनी है. तो वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि भाई तेरे को कौन सी सुटेबल होगी तेरी कंपनी के लिए. कंपनी खोलनी है कि LLP खोलनी है, दिस आर द आल्सो नाउ मेजर टास्क. कि भाई अगर सपोज के सर्विस इंडस्ट्री है तो मैं तो बेसिकली मैं मेरे क्लाइंट को भी ज्यादा प्रीफर करता हूँ कि LLP खोलो. तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, एज अ एडवाइस करना है अपने क्लाइंट को. बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक होगा, गवर्नमेंट के अंदर भी आपको, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपका स्कोप बन सकता है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हो टास्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ कंपनी सेक्रेटरी. क्योंकि आज अगर कोई लिस्टेड कंपनी का आप कंपनी सेक्रेटरी हो, मतलब आप कंपनी के बोर्ड पे हो, मतलब कंपनी सेक्रेटरी को एक दर्जा मिला है जो है KMP, उसको बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सनल. अगर कल उठ के फ्रॉड होता है तो अपना भी गला पकड़ेगी गवर्नमेंट, मतलब अपने को भी फाइन आएगा, अपने को भी जेल हो सकती है. तो एक बड़ा दर्जा दिया, क्योंकि जो डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर को थोड़ी सब कंपनी के बारे में मालूम रहता है, तो उसको एडवाइस करने के लिए कौन बैठा है, सेक्रेटरी होता है. उसको क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंटीमेट करना है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, क्या रिजोल्यूशन पास करना है, ये सब चीजें कौन डिस्कस करता है, कंपनी सेक्रेटरी किसको डिस्कस करता है, डायरेक्टर्स को डिस्कस करता है, कंप्लायंस पार्टी. और बिकॉज कंपनी के अंदर सब कुछ सबको नहीं पता होता है. करेक्ट. लाइक अभी डॉक्टर है तो वो खाली इलाज कर सकते हैं, अपने को नहीं पता होगा वो जो भी दवाई देता है अपन उस पे क्या करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं भाई जो भी दिया रहेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है वो फील्ड के अंदर. सेम एज की कंपनी में जो भी कंप्लायंस है, जो भी कंपनीज के अंदर कंप्लायंस हो रहा है वो प्रॉपर होना और नहीं होना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, CS का है. यस, ठीक है. तो ये मेजरली जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर लिया. अभी जो लास्ट स्लाइड है पूरा सर समझाएंगे, थोड़ा न्यू स्ट्रक्चर्स आया है, बिकॉज आई एम कमिंग इन दिस न्यू स्ट्रक्चर, बिकॉज ये अभी May 23 से, मतलब अभी लास्ट अटेम्प्ट है, जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगी, मतलब उसके बाद May 24 का जो भी आने वाला है वो अटेम्प्ट है. सो ओल्ड का तो ठीक है, ओल्ड का, बट मेन जो 12th पास हुए वो लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ये समझना जरूर में वो लोग को आने वाला है. so, इसीलिए मैंने ये न्यू कोर्स का पूरा थोड़ा मैं बोला कि मैं इंट्रोडक्शन दे दूं क्या है. सो यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला कि some papers from the all 3 levels are merged into some, or some are merged and some are removed. Correct. मैंने पहले ही आपको बताया कि थोड़े बहुत पेपर्स क्या किए वो लोग ने मर्ज किए और थोड़े पेपर्स क्या किए न्यू हटा दिए.
और सीए आर्टिकलशिप पीरियड मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे 3 to क्या किया है 2 years हो गया हिरेन। ओके, यहाँ पे ये यहाँ पे जो एक मैंने बोला मेजर बेनिफिट जो है वो यहाँ पे रिड्यूस किया है 3 years से 2 years, एंड साथ में मैंने डिस्कस किया है कि उसका डिसएडवांटेज भी क्या है, राइट। अभी आईसीआई न्यू कोर्स लेवल में सेम है ये वाला सीए फाउंडेशन यहाँ पे, बट अभी मैंने जैसे कि बताया सीए अभी इधर 4 कैसे हो गया, सबको डाउट आया कि सर ने तो बोला 3 है, इधर ये सब 4 क्यों दिख रहा है। सो 4 नहीं है, वो 3 ही है। इधर क्या हुआ है कि इधर यस, बिकॉज सीए इंटरमीडिएट आप क्लियर नहीं कर सकते जब तक दोनों ग्रुप क्लियर नहीं कर सकते तब तक आप आर्टिकलशिप चालू नहीं कर सकते हो। सो आर्टिकलशिप इज अ बिगेस्ट बोलेंगे ना कि एक ऑब्स्टेकल्स है सीए कोर्स के अंदर, बिकॉज क्या होता है कि आर्टिकलशिप भी चालू करनी पड़ती है, साथ में स्टडी भी चालू करना पड़ता है, सीए फाइनल का स्टडी भी चालू होता है, सब एक साथ में मतलब चालू रहता है। तो इसके वजह से इधर क्या होता है सीए आर्टिकलशिप आपको फटाफट चालू करना है और फटाफट कंप्लीट करना है, बिकॉज अगर सीए आर्टिकलशिप जब तक चालू नहीं होगा आपका आगे आगे टाइम जाता जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। करेक्ट, मतलब फाइनल की तरफ, बॉटम ऑफ द लाइन फाइनल की तरफ आप जा ही नहीं सकते जब तक अपना आर्टिकल खत्म नहीं होगा। और एक चीज बोलूंगा कि सीए फाउंडेशन इज अ बेस ऑफ सीए इंटरमीडिएट एंड सीए इंटरमीडिएट इज अ बेस ऑफ सीए फाइनल। सो जो भी आप पढ़ रहे हो पूरा प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल बनाया है इधर और कुछ भी हाइपोथेटिकल सब हो रहा है। यहाँ पे जो भी हो रहा है सब प्रैक्टिकली मार्केट में जो होता है वो है, इसलिए सीए आर्टिकलशिप रखा है ताकि आप सीए आर्टिकलशिप प्रैक्टिकली भी करो और साथ में आप जो भी पढ़ रहे हो उसको को रिलेट भी कर सकते हो। दिस आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन सीए आर्टिकलशिप, राइट। सो यहाँ पे न्यू कोर्स के अंदर सेम है, बस खाली ये जो 2 years का था वो 3 years का किया है, एंड 2 ग्रुप दोनों क्लियर होना चाहिए वो डाला है। एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी सेम है कि ऑफिशियली अभी जो भी होने वाला है ऑफिशियली डिक्लेयर होने वाला है, प्रपोज है ये सब, बट अभी उसका जो भी है वो फाइनल आ जाएगा, होने वाला है, वैसे फाइनल ऑलमोस्ट फाइनल है और आईसीएसआई की साइड पे आ भी जाएगा ये, ठीक है। और फाइनल कंक्लूजन करते हैं अभी सर क्या लिखा है यहाँ पे, वो ही सब चीजें। फाउंडेशन 4 months 8 months एंड 36 months और 48 months सीए आर्टिकलशिप। तो ये ओल्ड, ये करंट का है और ये न्यू का है, करेक्ट। सो सीए फाउंडेशन में भी आप 10+2 मतलब 10+2 राइट स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद इधर भी सेम है, स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे सीए फाउंडेशन स्टडी पीरियड 4 months है, यहाँ पे भी सेम है 4 months, बिकॉज यहाँ पे कुछ चेंज हुआ नहीं है, राइट। सीए इंटरमीडिएट पीरियड 8 months और इधर भी 8 months, मतलब ये स्टडी पीरियड दिया है कि 8 months मिनिमम लगता है स्टडी करने के लिए, बिकॉज बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि एक दिन पढ़ा और हो गया, राइट। सो 8 months और 8 months दोनों में दिए। अभी सीए आर्टिकलशिप में मेजर चेंज इधर हुआ है, जो न्यू ओल्ड स्ट्रक्चर में स्टार मार्क कर दीजिए यहाँ पे मैं जो बता रहा था अभी तक। सो यहाँ पे करंट में 36 month था, जो मैं बोल रहा था 3 years, राइट। और यहाँ पे हो गया अभी 24 months। सो यहाँ पे एक बेनिफिट भी और डिसएडवांटेज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। करेक्ट है। स्टडी पीरियड सीए फाइनल का स्टडी पीरियड इधर करंट में तो कुछ दिया नहीं है, बट इधर 6 month का दिया है, मतलब आपको 6 महीना वेट करना है फाइनल करने का। अगर आप न्यू कोर्स से भी अगर जाते हो, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी जाते हो तो डायरेक्टली आपको मिलता नहीं है सीएफ इसका क्या बोलते हैं फाइनल स्टडी का, राइट। सो 6 month तो इधर न्यू चेंजेस में जो भी डाला है, मतलब आर्टिकलशिप रिड्यूस किया है 24 months का, राइट। बट उसको 6 month वेट करना है, बिकॉज 6 month वेट क्यों है, अल्टीमेटली जो बेनिफिट मिला है वो खाली 6 महीने का मिला है, बाकी तो ठीक ही है, मतलब 6 महीने का ही मिला है अल्टीमेटली। वो तो एक अटेम्प्ट लग गया मतलब वो सेम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कैसा था, ओल्ड कोर्स में 2.5 होता था, राइट, 3 years का था, बट 2.5 का आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइनल के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड यू आर एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जाम। 2.5, बट यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, 2.6 हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज इधर 6 month एक्स्ट्रा डाला। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन वो है कि इधर क्या होता था ओल्ड कोर्स में आर्टिकलशिप एक ग्रुप क्लियर हो गया है, राइट। अभी दूसरा ग्रुप पेंडिंग है, आर्टिकलशिप चालू है, तो प्रॉब्लम क्या आता है कि छुट्टी हो जाती है। अभी मेरे को 2 महीने का छूट, अभी दूसरे ग्रुप का एग्जाम आएगा 6 month में, क्या होता है कि एग्जाम आते रहते। तो प्रॉब्लम इधर वो होता कि बच्चा क्या करेगा, एक ग्रुप क्लियर कर दिया, अभी सेकंड ग्रुप दे रहा है और आर्टिकलशिप चालू है, तो 2 months का वापस छुट्टी लेगा। अगर ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो वापस से 2 months का छुट्टी लेगा। एवरी 6 महीने में एग्जाम हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, आप आर्टिकलशिप भी कर रहे हो और यहाँ पे स्टडी लीव भी ले रहे हो, तो उसके वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है। फिर अगर आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर भी हो जाता है और सीए फाइनल भी क्लियर हो जाता है, आपका जो 36 month का जो भी ड्यूरेशन है वो कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज यू आर टेकिंग द लीव इन मीडिएट। तो फिर वो आपको सर्व करना है, ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो गया। अगर आपका 36 month नहीं गया है तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टडी लीव हो गया तो अभी खत्म,
एग्जाम आपको सर्व करना होता है वो आर्टिकलशिप पीरियड आफ्टर क्लियर। अगर आपने वो जो भी मिनिमम आवर्स होते हैं वो अगर क्लियर आपका नहीं हुआ है तो आपको वो आफ्टर सीए भी आपको आर्टिकलशिप जारी रखना है। वो सीए का जो भी फॉर्म होता है वो सीए साइन करके नहीं देगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडवांटेज वो है कि आपका दोनों ग्रुप क्लियर हो गया है, राइट। सो अभी दोनों ग्रुप क्लियर हुआ है तो आर्टिकलशिप आप अच्छे से कर सकते हो, आपको अभी कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पे वो बेनिफिट की वजह से यहाँ पे 24 मंथ्स का आर्टिकलशिप रखा है और दोनों ग्रुप क्लियर हो जाने के बाद ही चालू कर सकते हो। यहाँ पे कैसा था कि एक ग्रुप क्लियर हुआ फिर एक ग्रुप के बीच में चल रहे हैं पब्लिक, बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 24 आपका दोनों ग्रुप क्लियर है तो दोनों ग्रुप क्लियर हो गया है आपका, तो राइट। सो फिर अभी आपको एग्जाम का कोई भी बर्डन नहीं, क्योंकि एग्जाम तो अभी आपको देना है 2 इयर्स के बाद, 2 इयर्स के बाद देना है, 2 इयर्स जब कंप्लीट होगा तभी देना है। तो आपको सिर्फ आर्टिकलशिप में ध्यान रखना है, आपको पूरा प्रैक्टिकल जो भी एक्सपोजर है वो आपको इधर लेना है। और 6 मंथ को इधर स्टडी भी दी है, 22 इयर्स कंप्लीट हुआ, 6 मंथ स्टडी करो एंड देन यू विल गिव द एग्जाम एंड क्लियर द एग्जाम। Yes, so these are the structures which are obstacles by the student as well as practicing से। जो यहाँ पे आप ये आर्टिकलशिप करते हो उसको भी प्रॉब्लम होता है। अभी आप 2 महीना छुट्टी ले लिए, एग्जाम आता है नवंबर में और मई में आता है, तभी सब पीरियड चालू होता है, ऑडिट का, टैक्स ऑडिट का पीरियड चालू होता है और तभी आर्टिकल, यस, और आर्टिकल वाले वहां से चले जाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट किसको होता है, सीए को प्रॉब्लम होता है कि वहां पे मेन फोर्स कम हो जाता है एंड वो जो है वो मेन पीरियड है जहाँ पे सीए का वर्कलोड ज्यादा रहता है, वर्कलोड का जरूर, और जो मेन होता है गेन करने का नॉलेज उसी टाइम पे आप निकल जाते हो और उसी टाइम पे निकल जाते हो। Yes. So these are the obstacles which is identified as ICI and these new structures will be taken by the ICI, which is I think for me it is a grateful opportunity as well as एकदम properly manage किया इसको। Yes, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज किया आईसीआई ने कि उन्होंने क्या किया कि भाई पढ़ाई के टाइम खाली पढ़ाई करना है और अगर आर्टिकलशिप कर रहे हो तो टोटली आर्टिकलशिप। ये बहुत अच्छी सी बात की मस्त। प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकली देखने जाओगे तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि बराबर से आर्टिकलशिप का एक्सपोजर नहीं ले पाते, बराबर नहीं ले पाते। ठीक है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सीए वर्सेस सीएस का जो डिस्कशन था ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब जो भी हम लोग ने स्लाइड बनाया था होपफुली हम लोग ने सब डिटेल में बनाया था, सब रिसर्च करके बनाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया रहेगा। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में आपको सीए के बारे में कोई डाउट हो तो सीए के बारे में भी डाल सकते हो। अगर सीएस के बारे में कोई भी डाउट आ रहा है तो बिंदास हो, तो मैं यहाँ पे हुई आपके लिए 12th पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए। सर को भी मैं कन्विंस करूंगा कि 12th का कोई सब्जेक्ट लेके आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई। यहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजी भी ओवरऑल सम स्ट्रेटेजी विल सम डिस्कस कि जो आपने फॉलो किया है वो और मैंने जो भी फॉलो किया है वो, मतलब एक प्रैक्टिकल जो हम लोग ने फेस किया है वो आप लोग ना फेस कर पाए। और बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज कि भाई ये बहुत टफ कोर्स है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सब बहुत सारे जन डरते हैं कि अगर मैं क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, और उसके वजह से क्या करते हैं कोई ज्वाइन ही नहीं कर पाता। जैसे कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आफ्टर 12 मैं कर सकता था, आफ्टर 12 में कर सकता था सीए का कोर्स, बट मुझे ऐसा था कि ये कोर्स बहुत, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है यूट्यूब का माध्यम के थ्रू आप आगे का रोड मैप डिसाइड कर सकते हो। हम लोग के टाइम नहीं था यूट्यूब, इतना क्रेज नहीं आया था, सो हम लोग के पास कोई गाइडेंस नहीं था। आज आप लोग के पास गाइडेंस है इधर, राइट। सो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि 12th के बाद मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, ये हार्ड हुए, क्योंकि आई एम द एवरेज स्टूडेंट 65-66%। मैं तो बोलते रहता हूँ। सो बहुत डाउटफुल आता है कि ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं कर सकते। मेनली जिसकी फैमिली में सीए नहीं है उसको प्रॉब्लम आता है। बराबर, परफेक्ट गाइडेंस के लिए अभी जिसकी फैमिली में सीए है वो तो उसको पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट जिसके पास कोई फैमिली में सीए नहीं है तो सीएस नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मेरा भी ऐसा ही है कि मैं मेरी फैमिली में सीएस अकेला हूं, ये फैमिली में सीए अकेला। सो प्रॉब्लम वहां पे आता है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कोर्स क्या है कि अपने ऊपर है कि अपन कैसा इसको देखते हैं, राइट है। ये हार्ड है कि इजी है, वो डिपेंडिंग करता है कि आपने कितना आउटपुट दिया, आप कैसा ले रहे हो और आपने कितना आउटपुट वहां पे दिया है। सो मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे मैंने आफ्टर TYBCom जो मैं डायरेक्ट एंट्री का बोल रहा था, मैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आया था, राइट। सो डायरेक्ट एंट्री के अंदर मेरे को पता चला कि आई एम मतलब मैं कर सकता हूँ वैसा, क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई किया कि
आप जो भी बीकॉम मैंने किया, मेरे को पता चला कि बीकॉम से कुछ होने नहीं वाला है। Correct, मार्केट में बीकॉम का कुछ वैल्यू नहीं है। नहीं है भाई, तो समझ लो अभी, समझ लो बीकॉम एमकॉम की भी वैल्यू नहीं है, बीकॉम तो छोड़ो। अगर आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो बीकॉम से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने नहीं वाला है। आपके पास अगर बिजनेस सेट है तो उसकी तो अलग ही बात है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जिसका ऑलरेडी सब सेट है। करेक्ट है, जिसके पेरेंट्स ने ऑलरेडी सेट किया, मैं उनको फोकस ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे लोग को इधर फोकस कर रहा हूँ कि वो लोग का क्या होता है कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो एक जन के ऊपर डिपेंड होता है, और मिनिमम वो लोग जो भी डेली बेसिस के ऊपर जितना चाहिए उतना रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स के अंदर आपको हार्डवर्क करना है, और पूरा हार्डवर्क आप अगर अंडरस्टैंडिंग लेते हो और उसको रिपीट करना है। एक ही रूल मैं बताऊंगा, ये सब जो भी प्रोफेशनल एग्जाम है उसको क्लियर करने का, अंडरस्टैंडिंग लो और उसको बार बार रिपीट करो। अगर बार बार रिपीट कर रहे हो आप, दिस एग्जाम विल बी क्लियर। एंड ICAI के जो भी मॉड्यूल्स है, जो भी स्टडी है, मॉड्यूल्स दिए, फिर जो भी रिवीजन टेस्ट पेपर आते हैं, जो भी मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, ICAI अपलोड करती है उसकी वेबसाइट के ऊपर। आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग करके उसको प्रैक्टिस करना है बार बार, और आप क्लियर इजीली इसको कर सकते हो। बट अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है। सबके लिए डिफिकल्ट है। अगर आपने कुछ नहीं किया है, ऐसे आप जा रहे हो, वो तो बीकॉम का पेपर भी डिफिकल्ट है, आपने खाली 4 और 5 आवर्स स्टडी कर रहे हो, ऐसा लाइटली ले रहे हो, देन दिस कोर्स आर डिफिकल्ट वेरी मच। बट आपने अगर हार्ड कोर्स स्टडी किया है देन आप क्लियर कर सकते हो। मैंने 14 आवर्स पढ़ के भी मेरे को 200 मार्क्स आया। कितना ही रे? 200 यस, पर डॉट पे पास हुए। 14 आवर्स स्टडी करने के बाद एकदम बोले पूरा, मतलब पूरा जी जान लगा दिया था मैंने। आफ्टर दैट आई गोट 200 marks only, and in one paper I got 40 marks, which is minimum criteria to clear the exam. Correct. So like these are not like कि कैसा भी चेकिंग भी कैसा भी होता है वैसा नहीं है। इसमें चेकिंग भी पूरा प्रॉपर तरीके से होता है, एंड आपको पूरा लिखना है, क्योंककि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं आप एग्जाम में, जो जितने भी स्टूडेंट्स बैठे वो सब मतलब बोलेगा ना, सबने मेहनत की है। बट उसमें से भी कौन ज़्यादा प्रेजेंट करके आ रहा है, कौन अच्छे तरह से प्रेजेंट करके आ रहा है, वो इधर इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अपन बीकॉम में क्या करते थे, लिख के आ जाते थे पूरा बड़ा पैराग्राफ, मार्क्स मिल जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको खाली जो पूछा है वो लिख के आना है, और अगर आपने वो लिखा है आपको मार्क्स मिलेगा, गारंटी है। बट आप अगर कुछ भी ठोक के आ रहे हो तो मार्क्स मिलने नहीं वाला है। सो दीज आर द प्रोफेशनल एग्जाम जिसके अंदर आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है, और केस स्टडी आती है। वैसा नहीं कि ये सम है तो वो सम रिपीट हो जाएगा, वैसा नहीं है। कुछ भी किधर से भी पूछ सकते हैं। सो मॉड्यूल स्टडी मटेरियल तो अपन को पूरा करना ही है, उसका कोई डाउट ही नहीं है, और उसके लिए आपको लगेगा ही, टाइम आपको देना ही है, 14 आवर्स देना ही है, तभी कंप्लीट कर पाओगे, बिकॉज कोर्स बहुत लंबा है। सो अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आपका वो कंप्लीट नहीं होगा, और एग्जाम फिर फेलियर फेस करते हो। बट सो मेनी स्टूडेंट्स का क्या होता है कि फेल भी होते हैं, मेहनत करते बट फेल होते हैं। बट मैं इतना ही बोलूँगा कि आप मेहनत जारी रखो। एनीवेज मुझे भी, मैं मेरी बात करूं तो मुझे भी फाइनल्स में 3 या 4 अटेम्प्ट लगे थे क्रैक करने के लिए। सर को भी, मेरे को मालूम है कि जितना मुझे मालूम, सर को भी 2 अटेम्प्ट्स लगे थे। मतलब देखो, अटेम्प्ट्स लगना इज नॉट भाई अपनी गलती है या फेल हुआ अपनी गलती नहीं, अपना 100% देना है, बस ये अपना टारगेट होना जरूरी है। यस, यहाँ से कंक्लूड करने से पहले तुम लोग को एक बता देता हूँ चीज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करने थे, जो बच्चे की कमेंट्स आएगी, आती रहती है हम मेरे को कि सर ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा होता है। मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे फाउंडेशन से लेके जब भी मैं CS क्रैक किया था ना, वो जब भी मेरा रिजल्ट आया था फाइनल का, तो मैंने सर एक कैलकुलेशन किया था कि मुझे खर्चा कितना लगा था। CS फाउंडेशन का, इंस्टीट्यूट का फीस, क्लासेस का फीस, वो सब मैंने मतलब कैलकुलेट किया ना वो रात को, तो मेरा जो खर्चा आया था, बिलीव नहीं करोगे कितना आया था, 1,21,000 आया था। किसकी बात करो मैं? CS की बात करो, CA के बारे में सर का बोलेंगे। CS के बारे में बात करो, 1,21,000 रुपया लगा था, सम अराउंड ऑड फिगर थे सर, तो उतना ही खर्चा आया था। मतलब कोर्स देखो, nowadays course is very cheap, but मेहनत बहुत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है। MBA में कैसा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि MBA इज नॉट गुड, बट वहाँ पे फीस ज्यादा होती है। करेक्ट, 7-8 लाख तो पर आराम से। तो मतलब एग्जाम अपने आप जो भी कॉलेज में, और वो भी डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज से आप जा रहे हो। सो MBA में खर्चा ज्यादा है, बट ये जो यहाँ पे जो CA और CS और CA में जो इंस्टीट्यूट है, इट इज पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट के थ्रू है ये वैसा नहीं है कि खुद ऐसा कोई स्ट्रक्चर कर दिया है, कोई प्राइवेट बॉडी ने कुछ किया है, बट इट इज
इज अ सेटअप बाय न पार्लियामेंट, राइट? सो ये जो भी सेटअप किया है वो गवर्नमेंट ने सेटअप किया, एंड दिस कोर्स आर वेरी लोवेस्ट बजट एकदम। Yes. कोई भी गरीब से गरीब बच्चा भी है ना इसमें आ सकता है। जैसे कि सीपीटी का एग्जाम का जो भी रजिस्ट्रेशन होता है 9,000 ओनली, 9 to 10 या 12 समथिंग, Correct है। बट खाली उतने से रजिस्ट्रेशन के अंदर आप पूरा सीए का आपका मटेरियल आ जाता है, सब आ जाता है। और अभी तो यूट्यूब आ गया है, राइट? Yes, free lectures बहुत सारे YouTubers देते हैं, yes, लेक्चर्स आपको amazing, मिल जाते हैं, राइट? amazing. सो आपको क्लासेस का फीस भी एकदम कम हो जाता है। हावेवर क्लासेस बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन से, और बट उनका Correct. भी फीस एकदम मिनिमम होता है, इतना कुछ ज़्यादा वो लोग रखते नहीं है बराबर। फीस भी। सो ऑनलाइन में भी आप जाके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स यूट्यूब से ही किए थे, मैंने कोई क्लासेस नहीं लिया था, यूट्यूब से छोटे छोटे लेक्चर्स देख देख के आई एम क्लियरिंग द CMI। ठीक है, So YouTube is the best opportunity through which you can clear easily and Yes. CA. So minimum खर्चा आई थिंक हिरेन में देखने जाऊँगा तो CA के अंदर 4 to 5 lakhs। Correct. अगर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो देखो ध्यान से सुनना, क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो मेन फीस जो है यहाँ पे क्लासेस की है, इंस्टीट्यूट फीस एंड क्लासेस फीस बोथ में इंक्लूड कर रहा हूँ। मैक्सिमम 5 लाख तक जाता है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 5 lakhs और 4 lakhs के बीच में आपका पूरा CA इंटरमीडिएट फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल, CA तीनों सब आपका हो सकता है अगर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो इन्वर्टेड और ये भी आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है हिरेन। ये फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन किया तो आपको ऐसा नहीं है कि 5 लाख पूरा एक ही दिन में देना है। यस यस 25,000 ही जाएगा मतलब। Correct, और correct. आपका 49,000 क्लासेस का फीस, और अराउंड आपका 70-80,000 तक आपका खाली फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा फाउंडेशन के लिए। बट अगर आप अच्छे से क्लासेस रखते हो तो अगर यूट्यूब के थ्रू करते हैं तो 9-12,000 का आपका पूरा फाउंडेशन क्रैक हो सकता है। बाद में डिपेंड करता है आपका नॉलेज कैसे। देखो फाउंडेशन एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको 11th और 12th अगर आपने 80% स्कोर किया ना, 80-90 दोनों स्टैंडर्ड में, तो मेरे हिसाब से 12th वही, अरे सीपीटी वही है सर, कि 11th और 12th को मर्ज कर दो सिलेबस को तो वो बन जाता है फाउंडेशन कोर्स। यस, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स थे सीए वर्सेस सीएस को लेके ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके थे। कि उम्मीद करता हूँ अगर आपको एनीवेज इसके अलावा भी कोई और डाउट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, कमेंट्स दे देना। और जो भी फ्रेंड सर्कल में आपका कोई सीए करना चाहता है या तो सीएस करना चाहता है तो बिंदास हम लोग की लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, वंस अगेन थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, और थैंक यू सो मच सर का भी। यस यस, तो मेरे बहुत रिक्वेस्ट के बाद आया है तो थैंक यू वंस अगेन। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इन अपकमिंग फ्यूचर्स में भी लेके आएंगे। सो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।